नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं सेक्शन 65 बी धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर चर्चा करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं जो काफ़ी काम आ सकती है आपके लिए। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे या अगर नहीं जानते तो मैं बता ही रहा हूं आपको कि सेक्शन 65 बी के तहत जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा है, इसके तहत हम जो हैं जब कभी भी कोर्ट में जाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में पेश करते हैं। कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई, कोई कैमरा की रिकॉर्डिंग हो गई, व्हाट्सएप चैटिंग हो गई, फेसबुक वगैरह की कोई पोस्ट वगैरह कुछ हो गई। इसके तहत जो है हम इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश करते हैं। जब हम इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करते हैं तो इसके साथ हमें धारा 65 बी का एफिडेविट देना पड़ता है। और ये एक कॉम्प्लिकेशन है हमारी अदालतों में कि अधिकतर अगर जज जो है तो रहता है वो ये देख लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो कई बार हमारा सेक्शन 65 बी का जो एफिडेविट है उसको खारिज कर देता है और जो एप्लीकेशन हम लगाते हैं उसको भी खारिज कर देता है। जबकि आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कई बार बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर वे में कोर्ट में रिप्रेजेंट करें और कोर्ट अगर थोड़ी भी समझदारी दिखाए तो कई बार व्यक्ति बेकसूर साबित हो जाता है। क्योंकि आजकल जो ज़माना बदला है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत बड़ा पुख्ता सबूत हो जाता है। मेरे ख्याल से तो इसको प्राइमरी एविडेंस कहा जाना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन केसों को छोड़कर इसको प्राइमरी एविडेंस घोषित करना चाहिए, मगर अफसोस की बात यह है कि ये सेकेंडरी एविडेंस में आता है। और इसको जब आप कोर्ट में पेश करते हैं तो सेक्शन 65 बी के अंतर्गत आपको एक एफिडेविट कोर्ट को देना पड़ता है, एक शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करना पड़ता है। और उस शपथ पत्र में आपको सब बताना पड़ता है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जो आपने पेश की है ये आई कहाँ से। किसी मोबाइल से आपने रिकॉर्ड करी है, कंप्यूटर से रिकॉर्ड करी है, आपने स्वयं ने करी है, किसी और ने करी है। जिस मोबाइल या कंप्यूटर से करी है वो आपके ही कब्जे में है कि किसी और के कब्जे में है, उसमें बहुत सारी बातें आपको उसमें मेंशन करना पड़ती है कि मैंने ही किया है, मेरे ही कब्जे में डिवाइस है, मैं ही उसको ऑपरेट करता हूँ, मैं ही उसका मालिक हूँ, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कल को किसी और के मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो जिसके मोबाइल से रिकॉर्ड किया उसका भी एफिडेविट लगाना पड़ता है। इसको मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के इन चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया ताकि पब्लिक परेशान हो। अदरवाइज मेरा तो सिंपल सा कहना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर दिखा रहा है तो उसकी, और अगर कोर्ट को डाउट है तो उसकी फॉरेंसिक से जांच करवा ली जाए, कुछ ही दिनों में रिपोर्ट मंगवा ली जाए, बात ख़त्म। लेकिन ये सब नहीं कराया जाता, उल्टा जनता को दौड़ाया जाता है। तो कानून में लूप होल है, क्योंकि अक्सर इंडियन जुडिशरी का एक दोष सबसे बड़ा यही है, और इंडिया का जो सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली है, इसका दोष सबसे बड़ा यही है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि आसानी से आम आदमी को न्याय मिले। उसको वो भागा दौड़ी करे, इधर उधर जाए, जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं कि समझ में ही नहीं आए करे तो करें क्या। और आखिर में आप सोचते हैं कि ये एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा तो मालूम पड़ा जज साहब ने फाइल उड़ा दी आपकी। ये समस्या होती है। तो जब कभी भी 65 बी का आप एफिडेविट कोर्ट में पेश करें, ठोंक बजा कर पेश करें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसको बनाएं। आपके वकील साहब को आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो, हालांकि वकील तो कभी कहेगा नहीं कि मुझे नहीं आता है, वकील साहब ही बनाएंगे आपका एफिडेविट, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा एफिडेविट पेश कर दिया जाता है कि वो खारिज कर देते हैं हमारी एप्लीकेशन को। अगर सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए दोस्तों, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था इसमें। ये जजमेंट है दोस्तों टॉम्सो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। टॉम्सो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जजमेंट सीसीटीवी फुटेज को लेकर दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सीसीटीवी फुटेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सॉलिड एविडेंस होता है। अगर
कोई भी सीसीटीवी फुटेज एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश की जाती है तो अदालतों को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उस एविडेंस को उस जो आपने सीसीटीवी फुटेज दी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोशिश अदालतों की ये रहे कि वो उसको एक्सेप्ट करें। ये जजमेंट काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था। सन 2020 में एक नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अर्जुन पंडित राव बनाम कैलाश कृष्ण राव। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करी जिसके बारे में मुझे, क्योंकि मैंने आज तक अभी तक इन गाइडलाइंस को कोर्ट में इन्फोर्स होते नहीं देखा है। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जजमेंट 2020 का है, तो मेरे ख्याल से लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस जजमेंट को मैंने कभी इन्फोर्स होते नहीं देखा। इस जजमेंट में कहा क्या गया है? इस जजमेंट में कहा गया है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस व्यक्ति पेश कर रहा है तो उसमें 65B की जो एप्लीकेशन के अलावा जो एफिडेविट होता है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। वो एफिडेविट अगर वो नहीं देता है तो जितने भी उसने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिए हैं वो सब खारिज कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। उनको साक्ष्य के तौर पर कोर्ट स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही कोर्ट के सामने ला के रख देता है, तब उसको 65B का एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस जजमेंट का, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो जो भी डिवाइस इस्तेमाल किए गए थे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, आपने लैपटॉप इस्तेमाल किया है, आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया है और कुछ इस्तेमाल किया है, अगर वो डिवाइस कोर्ट के सामने ला के रख दिए जाते हैं, वो कोर्ट को लाइव दिखा दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो कोर्ट जो है फिर 65B का आपसे एफिडेविट नहीं मांग सकती। तो दोस्तों ये जजमेंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में उसको पेन ड्राइव में ले जाके और 65B का एफिडेविट बना के कोर्ट में पेश कर देते हैं। तो इसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, मोबाइल में वो चीज़ है और मोबाइल आपका ही है, बाकायदा मोबाइल ले जाइए, जज साहब को दिखा दीजिए, इससे आपका समय बचेगा। अगर आपने लैपटॉप से किया है तो आप लैपटॉप ले जाइए, पूरा प्रोसेस करके जज साहब को दिखा दीजिए। कोई ऐसे दस्तावेज आप निकाल रहे हैं जिससे कि सामने वाला आरोपी साबित हो सकता है या सामने वाला बरी हो सकता है, वो दस्तावेज आप ऑनलाइन निकाल रहे हैं, वो आप ऑनलाइन जज साहब के सामने निकालिए, उनको शो कर दीजिए कि सर ऐसा ऐसा होता है, इस तरीके से मैंने इसको कलेक्ट किया है। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अर्जुन पंडित राव बनाम कैलाश कृष्ण राव नामक जजमेंट में। ये 2020 का बहुत सही जजमेंट है दोस्तों। ये कॉमन सेंस की बात है। आपने कोई चीज़ कैमरे से रिकॉर्ड किया है, लैपटॉप से आपने कुछ किया है, मोबाइल पे कॉल रिकॉर्डिंग करी है, या फिर मोबाइल से कैमरे से आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अगर वो आप ही का सब कुछ है, आप ही ने उसको किया है, आप डायरेक्ट उसी डिवाइस को कोर्ट में पेश करते हैं तो आपको 65B का एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है, उसका एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 65B का एफिडेविट बनाते समय बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें कई चीज़ों को डालना पड़ता है। कोई भी चीज़ मिसिंग हो जाए, जज साहब का दिमाग खराब हो तो वो उसको खारिज कर देते हैं, तो आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है सब कचरे में चले जाते हैं। कई बार आपने व्हाट्सएप पे चैट करी है और लाइव चैट जज साहब को दिखाया कि सर देखिए ऐसा ऐसा है, तो इस तरह अगर कुछ करते हैं आप तो आपको धारा 65B का एफिडेविट नहीं देना है। हाँ, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले आप एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है, बट एफिडेविट नहीं देना है आपको। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जानकारी मैंने आपको दे रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि हम किसी को बिना बताए उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि प्राइवेसी का वायलेशन माना जाता है इसको। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णयों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता,
बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये जजमेंट पूरी तरीके से गलत है। मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति फ़ोन पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने की धमकी दे रहा है या कुछ असामाजिक बातें कर रहा है, हम उसको रिकॉर्ड ना करें, ये प्राइवेसी का वायलेशन कैसे हो सकता है? क्योंकि कानून में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कानून से परे जाकर कोई काम करता है तब उसके फंडामेंटल राइट्स शून्य हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। अब कोई फ़ोन पर आपको मारने की धमकी तो आप रिकॉर्ड कर लें, तो क्या ये प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा उसकी? मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। उसके अलावा प्रीवी काउंसिल ने बहुत पहले एक जजमेंट दिया था। प्रीवी काउंसिल मतलब जो जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी उस समय जो सुप्रीम कोर्ट होता था, इसको प्रीवी काउंसिल कहते थे। तो प्रीवी काउंसिल ने जजमेंट दिया था, बहुत अच्छा जजमेंट है वो। मुझे अभी हालांकि मेरे पास रखा हुआ जजमेंट, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। उसमें प्रीवी काउंसिल का कहना था कि किसी व्यक्ति ने चाहे छल कपट करके ही सबूत जुटाए हों, अगर उस सबूत से कुछ साबित होता है, उस सबूत से कोई आरोपी साबित होता है या उस सबूत से कोई बेगुनाह साबित होता है, वो सबूत एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट था, लेकिन अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जो है इस जजमेंट को फॉलो नहीं करते। अदरवाइज ये उनकी ड्यूटी है इसको फॉलो करना, क्योंकि हमारे संविधान में भी कहा गया है कि जो प्रीवी काउंसिल के जजमेंट्स हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मान्य होंगे। तो ये जजमेंट बड़ा अच्छा था दोस्तों। सीधी सी बात है, मैं चाहे मैं आरोपी हूँ या मैं पीड़ित हूँ, मैं कहीं से भी कोई सबूत ला के दे रहा हूँ और उस सबूत से बहुत कुछ साबित हो रहा है, तो उसका मेरे केस में असर पड़ना चाहिए। मगर कई इन्होंने इस तरीके की लिमिटेशन बना के रखी हैं, रूल्स बना के रखे हैं जिसके तहत आप सबूत तो दे देंगे, उस सबूत से सब कुछ साबित हो जाएगा, मगर उस सबूत को ये सबूत नहीं मानेंगे और आखिर में निर्णय लिख देते हैं कि फला व्यक्ति कोई एविडेंस नहीं दे पाया, इसलिए इसको आरोपी घोषित किया जाता है, या फिर इसको या फिर क्या कहते हैं, सामने वाले को बरी किया जाता है। ऐसा कुछ भी जजमेंट वो लिख सकते हैं और ऐसा होता भी है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो एविडेंस हैं, जो कि नॉर्मली किसी पंचायत में दिखाओ आप या अपने आस पड़ोसी को दिखाओ तो उसको देखकर एक झटके मान जाएगा कि हाँ भैया आपके साथ ऐसा तो हुआ है। लेकिन वही चीज़ कोर्ट में मान नहीं होती। जानबूझ के ऐसे सिस्टम को बनाया गया है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि आदमी समझ नहीं पाता कि मैं तो हूँ बेकसूर, लेकिन मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो सिस्टम में समस्याएं तो हैं फ्रेंड्स, उसको चेंज करना भी ज़रूरी है, लेकिन चेंज तभी होगा जब लोग जागरूक बने और लोग चेंज करने के लिए आवाज़ उठाएं, वरना कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई सो रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आज हमारे चैनल में 1000 से अधिक मेंबर सब्सक्राइब हो गए हैं। तो इसके लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और इस जो कुछ भी डाउट हैं आप हमसे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।